है कि मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को ही पढ़ाई जा रही हूँ। Yes, बोलते ma'am. रहते लोगों को क्लास में। ओके मैम। ये हमारा Okay, चैप्टर, ma'am. वेरी गुड, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि उस चैप्टर का नाम क्या है, टाइटल। उस टाइटल को समझना एंड देन उस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बिकॉज हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी ये नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को चीजें रटनी है। हम लोग बायो में क्या सीखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। वो हमारी बॉडी हो सकती है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उनकी बॉडी में एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं उनको हम समझते हैं। तो हर चीज को हम अपनी लाइफ से या फिर हमारे आसपास रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करके पढ़ेंगे। कहीं पे भी आपको समझ में आएगा कि मतलब समझ नहीं आएगा कि मैम इस वर्ड का मीनिंग क्या है या कुछ भी, तो आप बीच में हैंड रेस करके पूछ लेना, ठीक है। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं एक चीज और करती हूँ ना, आपका हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी पीडीएफ अपने पास, मैंने आप लोगों को ना कल नाइट में पीडीएफ शेयर किया था। Yes, ma'am. देखा ना, पीडीएफ कर ले ताकि ना आप लोगों को मैं बताती भी रहूंगी कि हिंदी में इसको थोड़ा कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं। ये है आपका चैप्टर का नाम, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। अब चक्र तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, साइकिल। तो साइकिल को अगर मैं आपसे पूछूं तो साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल एक पॉइंट पे स्टार्ट हुई एंड उसी पॉइंट पे आके फिनिश हुई, Yes, उसको ma'am. बोलता है। और डिवीजन का मतलब होता है विभाजन, किसी चीज को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देना, है ना? है ना। तो आप खुद सोचो, चलो एक सिंपल सी आप लोगों को मैं चीज बताती हूँ। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सेल का पूरा ओवरव्यू देखेंगे, सेल साइकिल क्या होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, और हमें क्यों जरूरत होती है सेल को डिवाइड करने की। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर हमें आज के लेक्चर में समझ में आ जाएगा। सेल ओवरव्यू, सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है एंड हमें क्यों जरूरत है सेल को डिवाइड करने की, ठीक है। अब यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, जाइगोट। जाइगोट पता है? Hindi. Hindi. रुको रुको रुको, वेट वेट वेट। हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं युग्मनज। यस मैम। अब आया समझ में? युग्मनज क्या होता है, क्या होता है? एक सिंगल सेल होती है, Yes, ma'am. सिंगल, है ना। अच्छा, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन मतलब होता है ना जनन, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे मैंने पढ़ा था जाइगोट। जाइगोट एक बहुत सिंगल सेल होता है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, एक सेल, ठीक है। अब इस एक सेल से पूरा का पूरा बेबी बनता है, बनता है ना। प्रेगनेंसी पीरियड कितने मंथ्स का होता है? 9 मंथ्स का पीरियड होता है। तो 9 मंथ में वो पूरा एक बेबी बन के तैयार हो जाता है, और वो बेबी सबसे पहले क्या होता है, एक छोटी सेल होती है जिसको हम युग्मनज बोलते हैं। काजल प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने ये लाइन समझ ली ना कि जाइगोट से एक पूरे 9 मंथ के टाइम पीरियड में एक पूरा का पूरा बेबी बन जाता है। मैम आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही है क्या मेरी? सही आ रही है? अच्छा, वो ना बीच में वो काजल जब अनम्यूट कर ले रही है ना, उसके साइड से इको आ रहा है थोड़ा, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जाइगोट से मैं लिख देती हूँ, जाइगोट से क्या बनता है, एक पूरा का पूरा बेबी बनता है। कितने टाइम में बन जाता है एक बेबी? 9 मंथ्स में। Yes, और ma'am. एक बेबी से हम लोग बने हैं, जैसे कि लेट सपोज हम नाम ले लेते हैं दिव्या का, दिव्या बनी है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है, दिव्या है, काजल है, आपकी बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल होंगे? आपकी बॉडी में कोशिका का काउंट कितना होगा?
बहुत सारी होंगी मैम। चार सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है हमारी बॉडी कितने सेल से बनी है? कितनी कोशिका से मिलके हमारी बॉडी की सेल्स बनी है? हमारी बॉडी कितनी कोशिका से बनी है? हिमांशु, अनामिका, आई नीड एवरीवन आंसर। हर कोई आंसर करेगा बेटा। बहुत सारी नहीं, नंबर 1,00,000, 10,000, मिलियंस में, बिलियंस में, करोड़ में, कुछ भी। कितनी सेल आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है? हमारी बॉडी इज लाइक का हमारा घर। हमारा घर किससे बनता है? अच्छा देखो, चलो एक घर की बात करते हैं। एक घर कैसे बनता है? एक ईंट से बनता है? नहीं बनता है। हमारे घर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट है। ऐसे ही हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट मतलब इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका है ना, कोशिका। ठीक है, तो अब हम एक एक ईंट रखते जाते हैं और एक पूरी की पूरी दीवार बन जाती है। फिर 4 दीवार से एक पूरा रूम, एक पूरा कमरा तैयार होता है। एंड 4-5 कमरे बन के उसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? घर बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी हमारी बॉडी होती है। हमारी बॉडी में सबसे पहले एक कोशिका होती है, फिर एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। वही कोशिका मिलके हमारी बॉडी में एक टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो चीजें मैं यहाँ पे हैंड रिटन लिखूंगी ना, वो आप लोग अपने पास लिखते चलना। आज सोचना, मतलब आज से बायो की एक अलग नोटबुक बना लेना, जिसमें मैं चीजें आप लोगों को लिखवाऊंगी वही सब लिखना। हिंदी में लिख रही हूँ हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखवा रही हूँ इंग्लिश में लिखना। और एक और चीज आप करोगे, मैंने अगर कुछ वर्ड यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसके नीचे उसका हिंदी मीनिंग लिख लेना। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग आपको नहीं पता होगा मुझसे पूछ लेना, मैं भी ऑब्वियसली गूगल सर्च करके या बुक से ही देख के बताऊंगी, मुझे भी याद नहीं है। आप लोगों को पता होगा आप लिख लेना। उससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आप लोगों को वर्ड्स याद होते चले जाएंगे इंग्लिश के। जैसे कि आज एक वर्ड याद हुआ ना, जाइगोट, युग्मनज। अब आपको भी याद होगा, है ना? आप लोगों की यहाँ पे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और मुझे हिंदी सीखने के लिए मिलेगी। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं हुआ कि एक जाइगोट से एक बेबी बनता है और एक बेबी से हम आज एडल्ट बने हैं। जो जाइगोट होता है, जाइगोट अकेला सेल होता है, ये एक सेल है सिर्फ। इस एक सेल से पूरा का पूरा बेबी बना है। और मैं मान रही हूँ कि इस बेबी के अंदर बॉडी में है 1 मिलियन सेल्स। कोशिका से, एक सेल से 1 मिलियन सेल कैसे बन गई? कैसे बनी होंगी? इस कैसे का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। कोशिका विभाजन हुआ। हाँ, कोशिका विभाजन हुआ। भावना समझ आ रहा है? कोशिका विभाजन हुआ होगा। यस मैम। डिवीजन से ही हमारे पास इतनी सारी सेल्स बन के आई होंगी। लेकिन अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पूछू क्वेश्चन सबसे। यस मैम। मेरे पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट खानी तो सबको पसंद होगी। ठीक है, Yes, ma'am. अब दिव्या ने बोला कि कोशिका विभाजन है, तो मेरे को उस चॉकलेट को, क्लास में मेरे पास 27 बच्चे, 27 बच्चों को डिवाइड करनी है। एक चॉकलेट 27 बच्चों को डिवाइड करनी है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जिस साइज की मेरे पास चॉकलेट है ना, सेम साइज की चॉकलेट 27 के 27 बच्चों को चाहिए। एक चॉकलेट को 27 पार्ट में विभाजित करना है। कंडीशन ये है कि सबका साइज सेम होना चाहिए, क्योंकि सब बच्चों को है कि मैम मैं तो कोई छोटी चॉकलेट नहीं लूंगा, मैं मुझे बड़ी मिल गई। तो लड़ाई होगी ना बच्चों के बीच में, होती है ना। घर पे कोई एक चॉकलेट आती है, 4 सिबलिंग्स है, तो इक्वल इक्वल डिवाइड करता है। यस मैम। अब मेरे पास एक चॉकलेट, चलो इसको मान ऐसे समझ लेते हैं। ये एक चॉकलेट है, ठीक है। इस चॉकलेट से मेरे को 27 चॉकलेट बनानी है। इस चॉकलेट का साइज है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इन 27 का भी 4 सेंटीमीटर ही चाहिए। ये प्रोसेस आखिरकार कैसे होगा?
मान के चल लेते हैं ये एक चॉकलेट थी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस चॉकलेट का साइज बढ़वा दिया, इस चॉकलेट की ग्रोथ करा दी। ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रो कराना, वृद्धि करना, है ना। वृद्धि। तो मैंने इसको क्या किया ना, इसको डबल कर दिया, ठीक है। अब ये डबल में 4 सेंटीमीटर से कितना हो गई? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको विभाजित कर दिया, तो अब मेरे पास विभाजित करके 2 चॉकलेट आ गई या नहीं आ गई 4 सेंटीमीटर की? Yes, ma'am. तो मेरे पास एक चॉकलेट से 2 चॉकलेट तो बन गई। अब ये जो नई चॉकलेट बनके आई है, इनको भी मैंने क्या किया, फिर से इनके अंदर वृद्धि करा दी। करा दी वृद्धि, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे ना इनको डायरेक्टली वही विभाजित कर दिया, पहले वृद्धि कराते हैं। तो वृद्धि करा के कितनी हो गई वापस? 8 सेंटीमीटर हो गई। और ये भी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो गई। अब इसको 4 सेंटीमीटर। तो कितनी चॉकलेट आ गई है मेरे पास? 4. 4। तो एक चॉकलेट से मैंने 4 चॉकलेट बना दी, और देखो साइज सेम है बिल्कुल। तो ऐसे ही आगे इनके अंदर पहले फिर वृद्धि कराओ, फिर विभाजित, फिर वृद्धि, फिर विभाजित, ऐसे कर करके मेरे पास 27 आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं? यस ma'am. और फिर उनको पूरी क्लास डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगी। ऐसे ही तो एक कोशिका से, एक सेल से कितनी सेल्स बनी होंगी? बहुत सारी। हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अगर मैं एक फिंगर की बात करूं ना, तो इस एक फिंगर के अंदर थाउजेंड, मतलब 1000 लैक्स तक सेल्स होंगी इस एक फिंगर में। आए ये चीज समझ में? तो इसका मतलब सेल को सिर्फ विभाजित नहीं कराना है ना, विभाजित करने से पहले क्या करना है? हाँ बेटा बोलो, बेटा बोलो बोलो। उसकी वृद्धि होना भी जरूरी है। उसकी वृद्धि होना भी जरूरी है, ये सीखना हमें बहुत जरूरी है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। तो मतलब विभाजित बाद में कराएंगे, उससे पहले उसके अंदर एक साइकिल रन कराएंगे, जिस साइकिल में सेल अपने आप को क्या करेगा? अपनी वृद्धि करेगा। यस मैम। चैप्टर का नाम सबको क्लियर है कि हम इस चैप्टर का नाम ऐसे क्यों है? क्या हमको ये चैप्टर समझा रहा है? क्या हम चैप्टर में पढ़ेंगे? यस मैम। ये जो मैंने स्लाइड पे लिखा इसको लिखोगे या ऐसे तो रफ वर्क था समझाने के लिए? मैम लिखेंगे। मैम लिख लिया। मैम लिख लिया। लिख लिया। तो अब हमने इतनी चीज सीख ली है कि भाई जो हमारा सेल है, हमारी जो कोशिका है, उस एक कोशिका से मिलियंस ऑफ कोशिका सिर्फ कैसे बनेगी? एक प्रॉपर उसके अंदर सेल साइकिल, एक चक्र चला के और उसका विभाजन करा के। तो हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि इस चैप्टर में आखिरकार उस चक्र में क्या क्या चीजें होती हैं। सेल डिवाइड करता है तो सेल कैसे डिवाइड करता है? सॉर्टेड? Yes, ma'am. यस मैम। चलो Yes, ma'am. आगे चलते हैं। देन वी हैव चैप्टर का नाम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हम सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में सीखने वाले हैं। अब आपके सामने कुछ सुंदर सुंदर सी इमेजेस आने वाली हैं। ये इमेजेस से आप लोगों को क्या दिख रहा है? सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेबी है, ये यहाँ पे क्या है? मशरूम है, ये यहाँ पे पैरामीशियम है, ये एनिमल है। अलग अलग टाइप के आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं यहाँ पे? यस मैम। Yes, ma'am. दिख रहा है ना, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब जो इस सेल का चक्र है और विभाजन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, पूरे अर्थ पे जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? जंतु हैं, हर किसी के अंदर यही प्रोसेस पाया जाएगा। हर किसी के अंदर यही प्रोसेस मिलेगा, सबके अंदर, ठीक है। सेल साइकिल मिलेगी, फिर सेल डिवीजन मिलेगा, इसी प्रोसेस को। अब ये बीच में आपको एनिमेशन दिख रहा है कि कैसे एक सेल है अभी मेरे पास, और ये देखना अभी एक सेल से 2 सेल बनेगा,
देखो कैसे एक सेल से दो सेल बना। पहले इसके अंदर आपको दिख रहा है वृद्धि हो रही है, साइज बढ़ रहा है, और फिर ये दो पार्ट में टूट जा रहा है। मैम सेम है अमीबा। क्या बेटा? अमीबा की तरह विभाजित हो रहा है। दोबारा बोला, आपका आवाज सही नहीं आ रहा। अमीबा की तरह विभाजित हो रहा है। विभाजित, डिवीजन को विभाजन ही। वृद्धि भी कर रहा है, और फिर अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, साइज बड़ा दिख रहा है, और फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ गई है, देन आगे वाली चीजें आप लोगों को बहुत इजी लगने वाली है। अब उससे पहले ना मैं आप लोगों को एक बार, इससे पहला चैप्टर आप लोगों को पता है कौन सा आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से पहले? सेल जय बड़ोगे। सेल के बारे में हम पढ़ते हैं ना पूरा का पूरा, तो एक बार सेल का हम डायग्राम बना ले। यस मैम। अब हिंदी वर्ड्स आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है? हिंदी भी लिखूंगी मैं, इंग्लिश भी लिखूंगी। ये हमारा सेल है, सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। मैम केंद्रक। जिसको केंद्रक पता है वो याद करना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट अटैच में ही एक ऑर्गेनली होती है ऐसे शेप की। शेप देख के तो आपको पक्का से नाम याद आ जा रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैम। Very good. Endoplasmic reticulum. This is your endoplasmic reticulum. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सेम ही बोलते हैं ना शायद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही। मैम गोल्जी उपकरण बोलते हैं। ओके ठीक है, अब ये वाली ऑर्गेनली बताना, मैं ये क्या बना रही हूँ यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। Very good. This is mitochondria. ये बताना मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। This is chloroplast. Very nice. यहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड मतलब पानी लाइक मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी मैंने आपकी मेन चीजें बताई यहाँ पे। जो हमारा ये न्यूक्लियस है, भावना काजल प्लीज म्यूट कर लो। जो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को आपने बताया केंद्रक बोलना है, ठीक है? इसके अंदर कुछ सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? This is known as genetic material. लास्ट टू लास्ट चैप्टर में आपने क्रोमोसोम्स वगैरह पढ़े होंगे। यस मैम। मटेरियल, अब ये जेनेटिक मटेरियल आपका क्या होता है? डीएनए भी होता है या फिर आरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं आपको सेल की स्ट्रक्चर क्यों बनवा रही हूँ? मैं सेल की स्ट्रक्चर इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि हमने अभी देखा कि भाई मेरे पास एक सेल है, वो सेल अपनी पहले वृद्धि करेगा, वृद्धि के बाद वो अपने आप को डिवाइड कर लेगा। तो क्या सेल डिवाइड जब वो, मतलब चलो मान लो वृद्धि कर रहा है, ठीक है? अब वो वृद्धि करने में उसके अंदर ये है ना कि जो कंपोनेंट, मतलब जो पदार्थ एक सेल के अंदर है, वही सेम पदार्थ जब वो ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ करने में, वृद्धि करने में उनको डबल होना जरूरी है ना। तभी तो हम जब विभाजन करके दो सेल बनाएंगे, दोनों को इक्वल चीजें डिवाइड करेंगे। इस एग्जाम्पल को एक तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। मेरे पास एक रूम है, ठीक है? इस रूम के अंदर हमारे पास दो बेड हैं, दो ही स्टडी टेबल हैं, दो ही यहाँ पे हमारे पास लैंप है। ऐसे मान के चलते हैं, मतलब अच्छे से बनाया नहीं है मैंने, बट इमेजिन कर लेना। और इस रूम में रहती थी आराम से दो बहनें, वो थी एक थी काजल और एक थी गुंजन। दोनों रूम शेयर करके रह रही थी। अब काजल और गुंजन के बीच में हो गई लड़ाई। अब लड़ाई होगी तो उनके बीच में बंटवारा होगा, नहीं होगा? यस मैम। क्या करते हैं उसमें बंटवारे में? जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको बीच में रख लेते हैं कि भाई दो बेड है, एक बेड तू ले ले, एक बेड मैं ले लेती हूँ। दो ड्रेसिंग टेबल्स हैं, एक ड्रेसिंग टेबल तुम ले लो, एक ड्रेसिंग टेबल मैं ले लेती हूँ।
दो स्टडी टेबल है, एक ड्रेसिंग टेबल, तुम ले लो, एक ड्रेसिंग टेबल मैं ले लेती हूँ, तभी तो विभाजन होता है ना। यस मैम। यस अब जब मैम। हम सेल का विभाजन करा रहे हैं तो सेल के विभाजन में भी तो यही चीज चलेगी ना। अभी तो इसके पास एक एक है सारी चीजें, तो ये अपनी वृद्धि के टाइम पे क्या करेगा, 2 न्यूक्लियस बना लेगा अपने अंदर, 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा, 2 क्लोरोप्लास्ट बना लेगा, और फिर जब सेल का विभाजन होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक को दे देगा, एक दूसरे को दे देगा, एक को दे एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा दूसरे को, न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस एक को, एक न्यूक्लियस एक को। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ज्यादा बेसिक तो नहीं करना ना हम लोग, ये चीजें आप लोगों को आई नो आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो पता होंगी, बट Yes, आज मैं ma'am. थोड़ा बेसिक इसलिए करा रही हूँ ताकि जो बच्चों को डिफिकल्टी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको भी और मुझे भी आइडिया लग जाए कि आप लोगों को कितना बेसिक आता है। मुझे आप लोगों को डिटेल में कराना है या नहीं कराना है वो चीजें, ठीक है। अगर आज आपको लग रहा है ज्यादा बेसिक चल रहा है तो आज चिल करना। इतनी चीजें समझ में आई सबको, ये क्या हो रहा है? यस मैम। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 2 चीजें करानी होगी। सेल की मेरे को क्या करानी है, ग्रोथ करानी है। तो सेल की ग्रोथ में क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जितना कंटेंट भरा हुआ है तो मेरे को क्या कराना पड़ेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करानी पड़ेगी। सेल ग्रोथ में साइटोप्लाज्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किसके अंदर आ गए, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए ना। तो अगर मैं साइटोप्लाज्म की ग्रोथ करा रही हूँ इसका मतलब मैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के अमाउंट को डबल डबल करा रही हूँ। दूसरी चीज मेरे को क्या करनी पड़ेगी, न्यूक्लियस के अंदर ये जो मटेरियल है, डीएनए है या आरएनए है, इसको भी तो मुझे डबल करना पड़ेगा। यस मैम। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर इसको ही हम डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो चीजें करानी पड़ेगी ना विभाजन से पहले। यस मैम। यस। इसी को सेल साइकिल बोलेंगे। सेल साइकिल में क्या होता है, यही होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी या डीएनए डुप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी कोशिकाएं, उन कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए और आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए दोनों नहीं होता। वायरस जो होता है ना, वायरस का नाम सुना, कोरोना वायरस का नाम तो सबने सुना होगा। यस मैम। उसके पास आरएनए था, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए में। डीएनए। डीएनए, ठीक है। अब हमारी डीएनए का साइज कितना होता है, किसी को पता है? इसकी लेंथ, सेल को क्या हम नेकेड आई से देख सकते हैं? नो मैम। देख सकते हैं मैम। नहीं देख सकते सेल को। सेल जो को मैम माइक्रोस्कोप में ही तो देखेंगे। यस मैम। ये बताओ दीजिए। जो मैम पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी कोशिका है वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा है मैम, उसे नहीं देख सकते। उसे देख सकते हैं हाँ, लेकिन ये नॉर्मल सेल, वो एग है, ऑस्ट्रिच एग, यस मैम। इसको नहीं देख सकते, ये वाली सेल को। यस मैम, इसे तो नहीं देख सकते। हाँ, इसे नहीं देख सकते। लेकिन जो ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इस डीएनए का साइज पता है कितना होता है, 2.2 मीटर। और डीएनए इज लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल धागे की तरह 2.2 मीटर का लंबा धागा है। यस अब मैम। 2.2 मीटर साइज का एक धागा आपके हाथ में दे दिया, आप तो उसको देख तो सकते हो। यस मैम। इसकी लेंथ है सिर्फ इतनी। अगर इसकी आप डायमीटर की बात करोगे ना, इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, इस वजह से हम इसको नहीं देख सकते। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जब सेल की हमें ग्रोथ करानी होगी, वृद्धि करानी होगी, उसमें इस 2.2 मीटर के डीएनए को डबल करा के कितना कराना पड़ेगा, 4.4। और फिर विभाजन के टाइम पे 2.2 एक सेल को दे दिया, 2.2 दूसरे सेल को दे दिया। ठीक है, चलो अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है, मतलब आप लोगों का बेसिक बन चुका है। ये दिख रहा है ये क्या चल रहा है यहाँ पे प्रोसेस, सीटियां देखिए कभी चलते हुए आप लोगों ने? यस मैम। कैसे चलती हैं सीटियां?
मैम एक के पीछे एक लाइन वाइज। हमेशा एक लाइन में चलती है, इधर एक चीटी इधर मारी, एक चीटी इधर मारी, ऐसे क्या हो रहा है? देखा है क्या कभी? एक चीटी एक तरफ जा रही है, दूसरी चीटी दूसरी तरफ जा रही है? नो मैम। नहीं होता ना। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों आपका कोऑर्डिनेटेड, दिस वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक चीज के पीछे दूसरी चीज जा रही है। अब ये वाली चीटी सबसे आगे चल रही है, दूसरी वाली चीटी इसको फॉलो कर रही है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब ये नहीं कि जो थर्ड वाली है लाइन से निकल के आगे चली जाए, पहले ये लास्ट वाली निकल के आगे चली जाए, नहीं होगा ना ऐसा। नो मैम। तो अब इस चीज से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारी ये सेल साइकिल है ये भी एक कोऑर्डिनेटेड साइकिल है। क्यों हम इसको कोऑर्डिनेटेड साइकिल बोल रहे हैं? कि भाई सबसे पहले जो हमारा सेल है, जब वो सेल साइकिल में जाएगा तो सबसे पहले वो अपना साइटोप्लाज्म की ग्रोथ कराएगा सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे वो अपने डीएनए की ग्रोथ कराएगा। मतलब डीएनए क्या करेगा? डीएनए करेगा मैम। हाँ, डीएनए ट्रांसलेशन, फिर डीएनए डुप्लीकेशन करेगा, और फिर तीसरे नंबर पे ये अपने अंदर बहुत सारा प्रोटीन वोटीन बनवाएगा। इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये कोऑर्डिनेशन में ही चलेगा। ये नहीं कि भाई सेल ये बोलने लग जाए कि मैं तो पहले अपने डीएनए की ग्रोथ करा लेता हूँ, साइटोप्लाज्म होता रहेगा बाद में। क्या ऐसा हो पाएगा? नो मैम। नहीं होगा। कैसी साइकिल है? सेल साइकिल इज अ कोऑर्डिनेटेड साइकिल। ठीक है, अब हमको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, अब हम जरा ना लिखना शुरू कर देते हैं चीजें। अब अपने अपने नोट्स ओपन कर लो एंड हेडिंग डालो वहां पे, सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब कोशिका चक्र। ठीक है, अब कोशिका चक्र में हमने समझ लिया कि बेसिक हमने समझ लिया क्या होता है। तो इट इज अ सिक्वेंशियल समझते हो, एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस। मेरे को नहीं मिला। सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ क्या क्या हो रहा है इस इवेंट के अंदर? सबसे पहले ग्रोथ हो रही है। किसकी ग्रोथ हो रही है? साइटोप्लाज्म की। देन डीएनए बनवा रहे हैं हम लोग, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, सेल का विभाजन होगा। यस मैम। तो ये तीन प्रोसेस चलेंगे किसके अंदर? हमारे कोशिका चक्र के अंदर। अब सेल साइकिल के कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स समझते हो? फीचर्स, अच्छाइयां, विशेषताएं। क्या विशेषता है जो मैंने अभी आपको चीटी वाला एग्जांपल देके समझाई, उससे हमें क्या पता चल रहा है? सेल साइकिल एक कैसी साइकिल है, कैसा चक्र है ये? कोऑर्डिनेशन। तो मतलब इट इज अ कोऑर्डिनेटेड साइकिल। कोऑर्डिनेटेड साइकिल है ये। यस मैम। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि हमारी सेल साइकिल के अंदर जब साइटोप्लाज्म अपने आप की वृद्धि करना शुरू करेगा तो पूरी सेल साइकिल में साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज चलता रहेगा, कभी नहीं रुकता है साइटोप्लाज्म इंक्रीज। थर्ड, डीएनए का जो सिंथेसिस होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड फेज में होगा, अकर्ड इन फिक्स्ड फेज। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देखो और मुझे बताओ आप लोगों को क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या चीजें नहीं समझ आ रही है। हमने देखा सेल साइकिल एक सिक्वेंशियल इवेंट है, सीक्वेंस में सारी चीजें चलेंगी। सबसे पहले ग्रोथ होगी,
फिर डीएनए अपने आप को बनाएगा, फिर सेल का विभाजन होगा। हमने इसकी विशेषता में देखा, फीचर्स में देखा, एक कोऑर्डिनेटेड साइकिल है। और इसको जब हमने अच्छे से पढ़ा तो हमें पता चला कि जब साइटोप्लाज्म है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जा रहा है, लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस है वो एक पर्टिकुलर फेज में ही होगा, एक ही होगी उसके लिए जिसके अंदर डीएनए बनेगा, हमेशा नहीं चलता रहेगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ये हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर मैं इसको आप साइकिल को आपको रन करा के दिखाऊं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, इस सेल ने क्या किया, अपने ग्रोथ कराई, ये ग्रोथ हो गई, फिर ग्रोथ के बाद इसका डीएनए बनेगा। तो मान के चलते हैं अब इसके अंदर डीएनए एक था, ये समझते हो, दिस इज नॉन एज क्रोमोसोम ना। यस मैम। यस मैम। क्रोमोसोम है। तो अब ये क्या है, अब ये डबल हो गया, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, मैम 2 विभाजन, पार्ट में डिवाइड। मतलब सेल डिवीजन हो गया। यही तो चल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी ग्रोथ फेज है, ये हमारी कौन सी फेज है, डीएनए सिंथेसिस वाली फेज चल रही है, और ये सेल डिवीजन वाली फेज चल रही है, एंड दिस इज योर ग्रोथ फेज। ठीक है? अब तक हमने सिर्फ 3 चीजें याद करी कि सेल साइकिल में सबसे पहले ग्रोथ होगी, फिर डीएनए अपने आप को बनाएगा, फिर उसके बाद हमारा सेल डिवाइड कर जाएगा। सिर्फ ये चीज हमने अब तक सीखा। और इसमें हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्म इंक्रीज है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वो ये नहीं कि हमने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि भाई इस टाइम तक ही सिर्फ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बनेगा, ये पूरा 24 के 24 घंटे चलता रहता है। हमारे पास कितने आवर्स होते हैं एक दिन में? 24। आप सोच सकते हो कि एक सेल से 2 सेल बनने में कितना टाइम लगता होगा। एक सेल को 2 सेल बनने में कितना टाइम लगता है? नहीं, हमारे पास 24 आवर है तो सेल के पास थोड़ी ना ज्यादा टाइम होगा, उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। भाई सेल को 1 से 2 बनने में कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे। ठीक है? यस मैम। तो अब इसको भी लिख ले हम यहीं पे कि ये जो पूरा प्रोसेस है कितना टाइम में हुआ? 24 आवर के अंदर ये हुआ। अब आप आ जाते हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो नीट में क्या जरूरी है इसका? नीट में क्या आएगा? नीट में जो साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। वो मैं क्वेश्चन आपको आगे दिखाऊंगी भी कि कैसा क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। क्या डीएनए सिंथेसिस भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? यस और नो? नो मैम। नहीं, नहीं, एक फिक्स स्टेट में होने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ से भी नीट में बन के क्वेश्चन आ जाता है। सॉर्टेड? चल, इतना हमको समझ में आया, हमने चींटियों की कहानी समझ ली, ये क्या है। अब हम जरा नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। ये पढ़ो जरा क्या बता रहे हैं। ये हमको बता रहे हैं कि भाई सेल को डिवाइड होने में सबसे पहले क्या लगता है? सेल की ग्रोथ लगती है। सेल ग्रोथ उसको करानी है, मैंने अभी आपको लिखवाया। फिर उसके बाद उसको क्या करना है? सेल डिवीजन, सॉरी, डीएनए रेप्लिकेशन उसको कराना है। डीएनए रेप्लिकेशन समझते हो ना? 2.2 मीटर का डीएनए है, उसको डबल कराना है क्योंकि दोनों सेल को इक्वल इक्वल डिवाइड करना है। यस मैम। और फिर उसके बाद हमारा सेल डिवाइड कर जाएगा। तो ये हमको लिख के दे रहे हैं कि भाई ऑल दीज प्रोसेस, कि भाई ये जो तीनों के तीनों प्रोसेस है ना, शुड टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। तीनों के तीनों प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलने चाहिए। कि भाई अगर मैंने बोल दिया सबसे 1 नंबर पे सेल ग्रोथ होगी तो सेल ग्रोथ होगी, 2nd नंबर पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, 3rd नंबर पे सेल डिवीजन होगा। तो 1 2 3 ऐसे करके प्रोसेस चलेगा। टू इंश्योर, इस चीज की श्योरिटी रखनी पड़ेगी कि भाई हमारा जो डिवीजन है वो बिल्कुल सही तरीके से हो जाए और हमारे पास नई प्रोजेनी सेल बन के आ जाए। प्रोजेनी समझते हो? प्रोजेनी, डॉटर सेल,
मतलब एक सेल से जब हम वो दो नई सेल बनाते हैं ना, उन नई सेल को ही हम डॉटर सेल भी बोल देते हैं या फिर प्रोजेनी सेल्स भी बोल देते हैं। डॉटर सेल भी बोल सकते हैं या फिर प्रोजेनी सेल। प्रोजेनी बोल सकते हैं। ये तीनों चीजें हम लोगों को याद हो गई। चलो अब मेरे को कौन बताएगा सेल साइकिल के सीक्वेंस? 3 स्टेप है, 1 2 3, तीनों स्टेप्स। हैंड रेज करो, हैंड्स। बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया? हरीश यस मैम। बताओ बेटा, सेल साइकिल की 3 कौन कौन सी स्टेजेस है? गलत पता है गलत बता दो, जितना पता है उतना बता दो। मैम नहीं पता है। क्लास में सुन रहे थे आप? मैम इस समय मैम कॉल आ गया था मैम फ्रेंड का। क्या कॉल तो बाद में भी अटेंड कर सकते हो क्लास के बाद। सिर्फ 1 घंटा ही तो ले रहे हैं ना हम आपका पूरा दिन में। यस मैम। तो उस टाइम पे कोई भी कोई कॉल रिसीव नहीं करेगा। फैमिली में बोल के छोड़ देना है कि 1 घंटा हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। हरीश यस मैम। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास सेल ग्रोथ। सेल अपने आप की ग्रोथ करेगा। देखो श्रुति ने बताया, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड अनिरुद्ध एंड कोऑर्डिनेट। साइटोप्लाज्मा, साइथेसिस और डिवीजन। सबसे पहले होगी हमारी सेल की ग्रोथ। सेल अपनी यस वृद्धि मैम, करेगा। ग्रोथ। पे होगी डीएनए रेप्लिकेशन और थर्ड नंबर फिर सेल, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। 3 स्टेप सबके सब बोलो मेरे साथ। सबसे पहले सेल ग्रोथ, सेकंड नंबर पे सेल ग्रोथ, ग्रोथ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। तीनों स्टेप याद हो गए सबको? यस मैम, यस मैम, Very यस मैम। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिख के दे आर सेइंग कि भाई अब हमें क्या करना है ग्रोथ के अंदर। जब हमें सेल की ग्रोथ कराए तो ग्रोथ का मतलब ये है कि भाई सेल के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स है, जितनी भी चीजें हैं उन सबको हमें सिंथेसिस कराना है और डुप्लीकेट द जीनोम। जीनोम मतलब समझते हो? जीनोम, जीनोम इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कराना है और फिर इवेंचुअली उसके बाद सेल को डिवाइड कर देना। यही तो 3 चीजें हमने सीखी। बस यही सीखा है हमने और कुछ भी नहीं सीखा। अब देख लो जरा क्या होता है। सेल ग्रोथ का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, जो कि कैसा प्रोसेस है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चले जा रहे हैं। लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस है वो एक कैसा प्रोसेस है? एक स्पेसिफिक स्टेज में होने वाला प्रोसेस, स्पेसिफिक स्टेज में होने वाला प्रोसेस है। ये दोनों लाइन सबको याद हो गई। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है डिसकॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस मैम। कॉन्टिन्यूअस। एंड डीएनए सिंथेसिस स्पेसिफिक स्टेज में होगा, फिक्स्ड। फिक्स स्टेज में। उस स्टेज का नाम क्या है? डीएनए एस फेज। आगे पढ़ाऊंगी अभी आपको, ठीक है? ये हमको समझ आ गया है। फिर रेप्लिकेटेड डीएनए, अब जो हमने डीएनए बनवाया नया, उसी डीएनए को हम क्या करेंगे? 2 बनने वाली नई सेल्स में इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे। यस मैम। वो करेंगे। यस मैम। अब देखो क्या लिख के देता है। मैंने अभी आपको बोला हमारे पास कितने आवर्स है? 24 आवर्स है। तो इसका मतलब ह्यूमन सेल के पास भी कितने टाइम है डिवाइड करने के लिए? 24 आवर्स है। तो याद रहेगी ये चीज, हमारे पास हमारी सेल के पास 24 आवर्स है, ठीक है? नीट का क्वेश्चन है ये। जबकि हमारे पास ईस्ट सेल समझ तो, ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईस्ट को हिंदी में कबीर खमीर, खमीर ना। उसकी सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है? एक सेल को डिवाइड करने में, 1 से 2 बनने में 90 मिनट्स लगती हैं। ये डायरेक्ट अपने नोट्स में ऐड करो इनको जल्दी से, दोनों पॉइंट्स को, कि ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में 24 आवर और ईस्ट सेल को 90 मिनट।
अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना इसी सेल पे तो बहुत बार क्वेश्चन आता है नीट में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जल्दी जल्दी लिखो एंड गिव अ थम्स अप कि मैम हो गया हमारा. एंड में पूछूंगी मैं सारी चीजें कि मैंने आप लोगों से आज पूरे दिन क्लास में क्या क्या लिखवाया और क्या क्या चीजें आप लोगों को आज की क्लास में याद हुई. चलो क्वेश्चन कर ले फिर एक हम. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे पोल में. पोल करना तो सबको आता ही होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन रीड करो एंड रीड करके अपना आंसर पिक कर लो. आंसर आप लोगों को पोल में करना है. पोल आपका लॉन्च कर दिया मैं. करना वो पूछ सकता है. मैम मैम ट्रांसलेशन कर दीजिए. अच्छा चलो ट्रांसलेशन कर देती हूँ. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. मतलब ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुआ है, इसमें से आपको एक सही बताना है कौन सा है. ठीक है. तो ए में बोलते हैं कि भाई जो हमारी सेल ग्रोथ है मतलब सेल की वृद्धि वो एक कैसा प्रोसेस है. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है. जबकि डीएनए सिंथेसिस एक स्पेसिफिक स्टेज में होने वाला प्रोसेस है. ठीक है. तो आपको देखना है कि ये सही है या गलत है. फिर बी में बोलते हैं कि भाई सेल की वृद्धि और डीएनए का बनाना अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज. की मतलब सेल की ग्रोथ भी और डीएनए भी एक ही स्पेसिफिक स्टेज में होता है. थर्ड में बोलते हैं कि सेल का ग्रोथ और डीएनए बनाना दोनों के दोनों ही लगातार होने वाले प्रोसेस है. या फिर नन ऑफ द अबव. ऊपर से कोई नहीं, ऊपर में से कोई नहीं. अब तो आया होगा समझ में. यस मैम. वेरी गुड. बहुत इजी सा क्वेश्चन है और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. तो इसका मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो 4 मार्क्स बन गए आज के आप लोगों के. वेरी गुड योगिता. वेरी गुड रानी. अब थम्स अप दे सकते हो, फिर चैट सेक्शन में डन लिख सकते हो. वेरी गुड दीपिका. जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों से. 15 बच्चों ने अभी वोट किया है. आधे बच्चों ने 50%. नहीं पता है तो सुन लो. फोन में लास्ट में बॉटम में राइट साइड में 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करो. वहां पे एक्टिविटीज बन के आया होगा, उस पर क्लिक करो. फिर उसके अंदर पोल्स दिख जाएगा आपको. वहां पे जाओ, क्वेश्चन देखो और हम वोट कराओ. क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा. वहां पे सिर्फ ऑप्शन है ABCD में जाके आपको वोट करना है. क्वेश्चन स्क्रीन पे से देखो. चलो इससे ज्यादा टाइम नहीं हम लगा सकते. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. वेरी गुड. वेरी ठीक है. सबको समझ आ गया है तो इट मीन्स हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं. बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं. अब आ जाती है कि हमारी सेल साइकिल के अंदर फेजेस कौन कौन सी होती है. अच्छा फेजेस वर्ड समझते हो आप? फेज का मतलब क्या होता है? प्रावस्था. हाँ. तो हमारी सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस होती है. एक होती है हमारे पास इंटरफेज
और एक होती है हमारे पास माइटोसिस। माइटोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। और इंटरफेस को समसूत्री विभाजन। चलो ये अवस्था। इसके अंदर हमारे पास 3 फेजेस आती हैं। सबसे पहली G1 फेज, S फेज और फिर G2 फेज। कौन कौन सी फेज? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है। एक कहानी सुनाऊं आप लोगों को? चलो देखो कहानी, कितने सारे बच्चे यस में। हमारी कहानी है सोल्जर की। म्यूट को बोलो फॉर। क्या बेटा? सबको फॉर म्यूट कर दे को बोलो। बेटा म्यूट कर देंगे तो मेरे को बोरिंग लगने लग जाएगी क्लास। हाँ बस ये कि अगर किसी की साइड से डिस्टरबेंस आएगा ना तो उसको मैं बोलती रहूंगी बीच में। जब ज्यादा डिस्टरबेंस होगा मैं खुद ही म्यूट करा दूंगी। ठीक है चलो काजल म्यूट कर लो। बच्चों एक चीज ध्यान रखो कि जब भी क्लास में आप कुछ भी बोलो तो अनम्यूट करो और बोलो, या फिर पहले हैंड रेज करो। आप हैंड रेज करोगे, मैं आपका नाम बोलूंगी कि हाँ बताओ, तब आप अपने आप को अनम्यूट करो, उससे पहले अनम्यूट मत करो। ठीक है। तो कहानी ये है हमारे सोल्जर की। अब सोल्जर को क्या करना पड़ता है आपको तो पता ही है। सोल्जर्स का काम कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उनको बॉर्डर लाइंस पे रहना पड़ता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में वो रहने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके चलता नहीं चलता। हर एक सिचुएशन के लिए वो तैयार रहता है कि भाई रात में 1-2 बजे भी कोई दूसरी दूसरी कंट्री के लोग आके उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। होता है ना ये, हर एक सेकंड उनको एक्टिव रहना पड़ता है। तो वही चीज हमारी यहाँ पे है कि भाई सोल्जर को क्या करना है, अपने आप को एक्टिव करके रखना है। मतलब अपने आप को, अब आपने एक चीज देखी होगी, जब भी कोई आर्मी में जाता है तो आर्मी में जाने से पहले वो कितना डिफिकल्ट फेजेस, मतलब कितनी ज्यादा उसकी हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है। ये तो सुना ना कितने डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद उसको एग्जैक्टली सोल्जर का जो काम होता है उसके लिए भेजा जाता है। तो हमारी सेल भी बिल्कुल यहाँ पे ऐसी है। हमारे सेल को क्या होना है, विभाजन करना है। सेल को अपने आप को डिवाइड करना है। तो सेल डिवाइड करने से पहले हमें अपनी सेल को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, उसको पूरी तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि हाँ भाई उसको डिवाइड कराना है हमें। तो इंटरफेज वही फेज है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करेगा अच्छे से। जैसे कि आर्मी मैन है, उसको आर्मी में भेजने से पहले ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ट्रेनिंग में उससे क्या कराया जाता है, उस बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह होती है, उसको गन चलाना सिखाया जाता है। ये जो भी जिन जिन चीजों की उसको जरूरत पड़ेगी अपनी जॉब के टाइम पे, वो सब सिखाई जाती है ना। यस मैम। तो सेम चीज यही है कि हमारी सेल को विभाजन के टाइम पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उन सब चीजों को हमें तैयार करना है। कौन सी फेज में? इंटरफेस में। तो इसीलिए हम इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज बोल सकता है ना हम इसको, यस मैम। क्योंकि सेल करेगा। हमारी सेल को क्या चाहिए डिवाइड होने के लिए? सबसे पहले इट नीड्स कि उसको बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ जाए। तो इसमें से जो हमारी ये G1 फेज है, इस G1 फेज में क्या करेगा सेल अपना? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। और अभी हमने सीखा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज कराना इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? मैम कंटिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। G1 में स्टार्ट हो गया तो ये पूरे टाइम चलता ही चलता रहेगा। एस फेज कौन सी फेज होगी? एस फेज वो फेज होगी जिसके अंदर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि हमारी सेल को आगे जाके क्या करना है, अपना विभाजन करना है। उसके लिए उसको चाहिए कि भाई डीएनए को डबल करा ले, 4.4 करा ले, ताकि 2.2 एक को दे दे और 2.2 दूसरे सेल को। अब G2 वाले फेज में क्या करता है भाई, अब हमारा सेल क्या जा रहा है, एक मेहनत करने जा रहा है, जॉब पे जा रहा है।
तो अब आर्मी वाले क्या करते हैं, जब आर्मी में जा रहे हो तो अपने साथ फूड वगैरह सब कुछ पैक करके भी लेके जाते होंगे बहुत सारा। आप लोग पिकनिक्स पे जाते हो तो बैग पैक करते हो नहीं करते हो, वाटर बॉटल रखोगे उसमें, है ना, और जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी सब कुछ रखोगे। तो हम भी तो अपने सेल को प्रिपेयर करके भेज रहे हैं ना। यस मैम। G2 वाली फेज में क्या करा देंगे, इसको बहुत सारा प्रोटीन बना के दे देंगे, क्योंकि सेल को प्रोटीन की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, खाने की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है। अब अगर सेल के पास फूड ही नहीं रहेगा तो हमारी सेल तो डेड हो जाएगी। तो ये 3 चीज हम लोग कौन सी फेज में कराएंगे, इंटरफेज। अभी हमने पढ़ा कि हमारी सेल को पूरा ये काम करने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 24 24 वेरी गुड। और ईस्ट सेल को 90 मिनट 90 मिनट्स। वेरी गुड। तो अब एक बहुत अच्छी चीज आपको बताती हूँ कि भाई हमारा जो पूरी साइकिल है वो कितनी है, 24 आवर्स की। तो इन 24 आवर्स में से ना 23 आवर्स तो हमारे सेल को अपने आप को प्रिपेयर करने में ही लग जाते हैं, सिर्फ 1 आवर लगता है उसको क्या करने में, विभाजित। विभाजित कर देंगे। ये तो वही बात है डिवीजन। करती है ना, जब आपको डिनर विनर करना, अभी आप लोग रात में डिनर करोगे तो मम्मी ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी होगी, सब्जी कट कर रही होंगी, है ना, कुछ कुछ स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने। खाना खाने में कितनी देर लगती है, 5 से 10 मिनट। अब मम्मी को खाना बनाने में कितनी देर लगती है, 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट लगती है मम्मी को खाना बनाने में। मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटे से तो ज्यादा लगता है ना, पहले वो सब्जी कट करेंगे, उसको धोएंगे, एंड फिर वो सब्जी बनाएंगे, फिर आटा गूंथेंगे, फिर आपके लिए रोटियां बनाएंगे। 1 घंटा लगता है, उससे ज्यादा लगता है। फिर उसके बाद किचन की सफाई करेंगे, ज्यादा लगता है ना। मतलब प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है, प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है, इन काम में नहीं। तो याद रहेगा हमेशा किसमें कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, किसमें कितना लग रहा है। 23 आवर इंटरफेज में, 1 आवर माइटोसिस में। इट मींस हमारा जो सेल है सबसे ज्यादा टाइम कौन सी फेज में स्पेंड कर रहा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलोगे, इंटरफेस। खुद को प्रिपेयर इंटरफेस। और कितना परसेंट, 95% है ना ये पूरा। यस मैम। तो मतलब 95% टाइम तो हमारा सेल इंटरफेज में है। अब इसको ना ऐसे इमेजिन करके चलो, भाई हमारी बॉडी में 1 मिलियन सेल है, वो अभी भी डिवाइड कर रही है, सेल तो हमेशा डिवाइड करती रहती है। तो हमारी बॉडी में सेल्स जो है वो हो सकता है अभी इंटरफेज में चल रही हो, या माइटोसिस। हमारी 1 घंटे की क्लास है, चलो मान के चल लेते हैं हमारी सेल इस टाइम क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। तो जैसे ही हमारी 1 घंटे की क्लास फिनिश होगी, हमारी सेल कौन सी फेज में चली गई होगी, इंटरफेस। इसका मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल रेस्ट में बैठे रहते हैं, हमारी सेल बहुत मेहनत कर रही होती है उस टाइम पे भी। करती है नहीं करती है सेल्स मेहनत, ये तो बिल्कुल सेम एग्जांपल। नीट एग्जाम के लिए कितने साल मेहनत करोगे आप लोग, 2 साल। 2 साल 2 साल। 11th 12th। और नीट एग्जाम में अच्छा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स। मतलब 2 साल की सारी मेहनत उन 3 आवर्स में दिखानी है नहीं दिखानी है। यस मैम। हर जगह पे प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगा है, और उस प्रिपरेशन का आउटकम दिखाने में उसका सिर्फ 5 से 6% ही टाइम लगता है, होता है। यस ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को याद हो जाएगा। यस मैम। अब हमारा Yes, माइटोसिस है, अंदर भी 4 फेजेस होती है, याद करना है आप लोगों को। इसकी ट्रिक याद रख लो ना, पी मैट से हम इसको याद रखेंगे। पी मैट, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेस। ए फॉर टी फॉर टेलोफेज। चलो फेजेस याद हो गए। इंटरफेज, वी हैव 3 फेज,
काजल म्यूट। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, रिपीट करो, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। माइटोसिस की भी है 4 phases, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। डन। Yes, सबसे ज्यादा टाइम कब स्पेंड कर रहा है हमारा सेल? इंटरफेज में। इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज हम उसको बोल सकते हैं, है ना? यस चलो, मैम। अब इंटरफेज आखिरकार आती कब है उसका एक छोटा सा आप लोगों को मैं डायग्राम बना के समझा रही हूँ। ये मेरे पास सेल है, ठीक है। इस सेल ने अपना वृद्धि किया, ग्रोथ करने के बाद ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यस मैम। हुआ। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? दिस प्रोसेस इज सेल डिवीजन। सेल Yes, ma'am. डिवीजन हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। सेल डिवाइड कर रहा है जो, माइटोसिस में ही सेल डिवाइड करेगा। yes, ma'am. यस मैम। ये क्या हुआ? इसके बाद ये फिर से अपनी वृद्धि करेगा, Yes. मतलब ग्रोथ करेगा, और फिर अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवीजन। तो ये भी एक अगेन सेल डिवीजन है, मतलब माइटोसिस है। यस मैम। तो एक माइटोसिस ये है, एक माइटोसिस ये है। इन दोनों माइटोसिस के बीच वाली फेज जहां पे सेल ने अपनी क्या करी? वृद्धि करी, उसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंटरफेज। फेज को ही इंटरफेज। तो इंटरफेज को हम बोल सकते हैं, इंटरफेज इज द फेज बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सेल डिवीजन। 2 लगातार होने वाले सेल डिवीजन के बीच की जो फेज होती है उसी को हम इंटरफेस कहते हैं। इसीलिए इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में होने वाली फेज। नाम समझना, इंटर क्यों बोला है? क्योंकि 2 माइटोसिस के बीच में चलने वाली फेज है। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड। अब ड्यूरेशन हम लोगों को सेल साइकिल का समझ में आ चुका है कि भाई सबसे ज्यादा टाइम पीरियड सेल किस में स्पेंड कर रहा है? 95% से ज्यादा इंटरफेज में, लेस देन 5% एम फेज में वो स्पेंड कर रहा है। ये हमको समझ में आ गया। जो हमारा इंटरफेज है, इंटरफेज को ही हमने बोला प्रिपरेटरी फेज है, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो अपनी, तो उसको हम रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. आ सकता है यहाँ पे, विच फेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। ऑप्शन में दे देंगे आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, माइटोसिस, कुछ भी दे देंगे। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंटरफेस। ठीक है। चलो, अब ये लाइन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखते हैं? सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन। ये वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करेगा। क्या क्या करके? अपनी ग्रोथ करा के और अपने डीएनए को रेप्लिकेट करा के। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे सीख लिया। फेजेस हम लोगों को समझ में आ गया, कौन कौन सी फेजेस होती है। तीनों फेजेस मैंने आपको बता दिया, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 को गैप 1, गैप 2 और S को हम सिंथेसिस। S फेज में क्या होता है? What happens in S phase? DNA याद रखने का, फॉर सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस होगा। इसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ये। इसी को हम डीएनए डुप्लीकेट बोल सकते हैं। डीएनए बनना, डीएनए का रेप्लिकेट होना, डीएनए का डबल होना सेम है बिल्कुल। चलो, इतना हमको समझ में आया। अब हमको ये समझाते हैं कि भाई जो हमारी जीवन फेज है ना, उस जीवन के फेज के अंदर एग्जैक्टली होता क्या? सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है पूरी तरीके से। सेल मतलब ऐसा मान के चलो कि सेल सबसे पहले कौन सी फेज में आया? जीवन फेज में आया। अब जीवन फेज के अंदर आके सेल क्या करेगा? सबसे पहली चीज मेटाबॉलिकली का मतलब समझ दो कि सेल के पास भरपूर एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी है। जब हम
तैयारी करना शुरू करते हैं किसी की, तो शुरू शुरू में हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है नहीं होती है, मोटिवेटेड भी हम लोग रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते आते कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन होने लग जाता है। यस मैम। तो ये भी फेज एक मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है। इसके अंदर जो सेल है वो कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा, लगातार अपनी वृद्धि करता रहेगा, लेकिन अपने डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा ना। डीएनए चेंज फिर कौन सी फेज में करेगा वो? एस फेस मैम। करेगा। वेरी नाइस। तो याद रखना है, सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा और अपनी ग्रोथ करेगा। और एस फेज में क्या हो रहा है ये देखो यहाँ पे प्रोसेस। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस और या फिर रेप्लिकेशन चल रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए को ही हम लिखते हैं, मतलब इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सी से, या फिर सी इज ऑल्सो नोन एज कंटेंट ऑफ डीएनए, कि डीएनए का कितना कंटेंट है। तो अगर मेरे पास एग्जांपल देके बताती हूँ कि मेरे पास अभी एक सेल है G1 फेज में, उसके अंदर कंटेंट है डीएनए का कितना? 4C। ठीक है, G1 से सेल आ गया अब हमारा G2 में, बीच में ऑब्वियसली कौन सी फेज आई होगी? एस फेज। G2 तक आते आते ये 4C कितना हो गया होगा? 8C मैम। वेरी गुड, 8C। और कोई आंसर किसी का? 8C मैम। 8C हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि डीएनए कंटेंट सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेज में डबल हुआ होगा? एस एस फेज। फेज में। 4C से 8C, और अगर मैं यहाँ पे 2C होता तो कितना हो जाता? 4C। C क्या है यहाँ पे? कंटेंट ऑफ। वेरी नाइस। अब एक और लाइन लिख लो यहाँ पे कि भाई अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को वो बोलते हैं ना, ये शुक्राणु समथिंग, गुणसूत्र मैम। क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स। इसके ऊपर नीट में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, सिर्फ उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई लेट्स सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है कि मेरे पास एक सेल है G1 फेज में, उसके पास है अभी 16 क्रोमोसोम्स, एंड दे आर आस्किंग कि भाई G2 फेज तक आते आते नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 16। अब आया ना आंसर 32 निकल के। 62 होंगे मैम, क्योंकि क्रोमोसोम सेम होते हैं। नहीं, ये 16 है बेटा, 16 क्रोमोसोम है तो 62 कैसे हो जाएंगे? 16 मैम। 32 अरे अरे अरे, सुनो सुनो फिर से सुनो, मैंने बोला भाई सिर्फ जो डीएनए है ना उसका कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है? सेम रहेंगे मैम। क्रोमोसोम्स जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, यस मैम। क्रोमोसोम्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 फेज में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम G2 में भी रहेंगे। अच्छा, क्रोमोसोम समझते हो क्रोमोसोम क्या होता है? गुणसूत्र मैम। हाँ, मैंने सुन लिया गुणसूत्र होते हैं, लेकिन चलो इसी पे आ जाते हैं हम लोग, आपके गुणसूत्र पे ही इसको समझाती हूँ। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल में? यस मैम। पढ़ा होगा ना? तो जो हमारा डीएनए होता है वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, अगर आपने देखा भी होगा कभी। ये डीएनए है, इस डीएनए का साइज कितना होता है? 2.2 इस डीएनए किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस मैम। साइज क्या होता है? 2.2 मीटर। वो डीएनए का लेंथ है, न्यूक्लियस का साइज
अचानक 6 into 10 to the power minus 6 मीटर। अब आप खुद सोचना यहाँ पे कि भाई इतना 2.2 मीटर का डीएनए को हम 6 into 10 to the power minus 6 मीटर का एक बॉक्स दे दिया मैंने, इतने साइज का एक बॉक्स दे दिया और एक 2.2 मीटर का थ्रेड दे दिया। उस थ्रेड को एक ऐसे बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स को हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर कैसे फिट करोगे? ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको सोच के आना। रिपीट करो एक। देखो फिर से सुनो क्या करके आना है। न्यूक्लियस का साइज मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियस पता है ना, केंद्रक, आप भी लोगों ने बताया था, हम केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक का साइज मैंने आपको बता दिया 10 into 10 to the power minus 6। इस -6 को मैं ऐसे लिख दूं ना, 6, ये है भाई, इतने मीटर का एक बॉक्स है और उसके अंदर इतने मीटर का एक थ्रेड रखना है, कैसे रखोगे? ये आप लोगों का होमवर्क है, सोच के आना है आप लोगों को। हमने इतना समझ लिया, अब आ जाते हैं हम लोग, जरा एक बार हम देख लेते हैं हमने आज की पूरी क्लास में क्या क्या सीखा है। एक शॉर्ट रिकैप हम फटाफट से रख लेते हैं। फिर आपको सिंथेसिस समझ में आएगा। चलो लेट्स हैव अ रिकैप। अब जल्दी जल्दी से मेरे को बताओ आप लोगों को आज की क्लास में क्या क्या याद हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? जाइगोट से बेबी जाइगोट से एक बेबी कैसे डेवलप होता है, सीखा हमने आज की क्लास में। उसके बाद क्या सीखा? सेल साइकिल। उसके बाद मैम ये सीखा नहीं, याद कैसे हुआ आज आप लोगों को? हम लोगों को याद हुआ इंटरफेस डेफिनेशन। इंटरफेस के अंदर कितनी फेजेस आती हैं? 3 फेज, G2 फेज, G1, S1 और G2। वेरी गुड। फिर हमने माइटोसिस के अंदर फेज देखी, कितनी फेज? 4 फेज। शॉर्ट में लिखिए 4 फेज। 2 फेज मेटाफेज, एनाफेज, 2 फेज। 24 hours और ई 90 minutes साइटोप्लाज्मिक 90 hours जबकि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है? एक स्टेट में होने वाला process। ये चीज सीखा। इसके बाद आप लोगों ने इतना सीखने के बाद हम लोगों को ये पता चला था कि एग्जैक्टली हम लोगों को सेल डिवाइड करने की क्या नीड है। Why do we need to divide cell? सीखा था हमने, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी मिलियन सेल से मिलकर बनी है, हमें मिलियंस ऑफ सेल्स अपनी बॉडी के अंदर बनाना है, तो इसलिए हमें सेल को डिवाइड कराना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट समरी पूरा का पूरा, जो हम लोगों ने सीखा कि हर एक 24 आवर में हमारा सेल डिवाइड करता है, जिसमें 95% इंटरफेज में रहता है। 3 फेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, जिसमें जो G1 फेज है उसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। S फेज में सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट करता है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन, एंड G2 फेज में सिर्फ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग सबसे पहले होमवर्क एक मैंने आप लोगों को दे दिया है, न्यूक्लियस वाला, उसको सोच के आना आप लोगों को। एंड जितना आज मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लोगों को आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को उन क्वेश्चंस को करके आना है। इसके अलावा आप लोगों के पास इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ अवेलेबल है चैप्टर से, तो ट्राई करना आप लोगों को जो वर्ड्स हिंदी में पता है उन्हीं अपनी एनसीईआरटी में उनके इंग्लिश वर्ड्स लर्न करके आना। जैसे जाइगोट का आप लोगों को नहीं पता था, उसका इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, और रीडिंग करना
आप सिर्फ क्या करना है, देखो सिंपल सा तरीका बताती हूँ, जो मैंने आप लोगों को इंग्लिश का पीडीएफ भेजा हुआ है उसको पढ़ना, और एक बार नहीं समझ में आए दूसरी बार पढ़ना, क्योंकि आप लोगों के पास बुक तो है ना हिंदी मीडियम एनसीईआरटी वाला। Yes, ma'am. मैम तो हिंदी आप लोग इंग्लिश वाला पढ़ना, नहीं समझ में आएगा फिर उसका हिंदी मीडियम से समझना, हिंदी वाली बुक से देना, और उसी हिंदी में उस वर्ड को लिख लेना कि इसको इंग्लिश में ये बोलता है, इसको इंग्लिश में ये बोलता है, ऐसे करके। फिर जब भी आप बुक खोलोगे आपको नए नए वर्ड्स याद होते चले जाएंगे। जिसके पास दोनों है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना एम फेज से स्टार्ट करेंगे, और जो आपका ये आज का क्वेश्चन दिया हम वो सीखेंगे। यस बेटा बताओ, कोई डाउट है किसी को? मैम हमें कोई doubt? बुक्स मिल जाएंगे, क्या बेटा? बुक्स नोटबुक्स। नोटबुक्स कैसे मतलब? मैम सर लोग यहाँ से प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं ना। हाँ बट उसमें बेटा टाइम लगेगा आपको, ओरिएंटेशन में सर ने बताया था ना कि अराउंड 1.5-2 महीने तो लग ही जाएंगे। मैम हाँ तब तो आप तब तक पढ़ना चाहे तो आप फोन में पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, वो आपका